मॉल के ऊपर ससुराल। रामवती प्रतापगढ़ के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। 3 बेटे और बहुओं से सजा उसका परिवार अभी तक तो खूब समृद्ध था, लेकिन क्या आगे भी ऐसा रहने वाला है? आइए जानते हैं। रामवती के छोटे बेटे अमर की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोनों बड़ी बहुएं तो सास के वचन को ही शासन समझती थी, लेकिन छोटी बहू रानी के तेवर थोड़े अलग थे। एक तो रानी रंग रूप से अपनी दोनों जेठानियों से ऊपर थी, दूसरा मोबाइल इंटरनेट देख देख कर खुद को बहुत मॉडर्न भी समझने लगी थी। एक दिन, सुनते हैं जी, कब तक ये छोटी सी दुकान चलाते रहेंगे आप? मुझे तो अपनी सहेलियों को बताने में भी शर्म आती है कि मेरा पति एक दुकान चलाता है। क्यों भाई, दुकान चलाना ऐसा छोटा काम भी नहीं होता कि तुम्हें बताने में शर्म आए। और फिर हमारा खानदानी काम है ये, इसमें शर्म की क्या बात है? पूरे एरिया में नाम है हमारा। एक छोटी सी राशन की दुकान से शुरुआत की थी पिताजी ने। एक दुकान से 3 दुकान बनाई उन्होंने, और हम 3 भाइयों को अलग अलग दुकान देकर हमारी लाइफ सेट कर दी। और तुम कह रही हो कि तुम्हें इस बात से शर्म आती है कि हम लोग दुकान करते हैं? ऐसा है जी, प्रतापगढ़ में रहते हो ना आप क्या जानो दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ में क्या हवा बह रही है। अरे अपनी दुकान से थोड़ा ध्यान हटाइए और देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आज के जमाने में कौन दुकानों पर जाकर सामान खरीदता है? ये लो कर लो बात, सामान तो दुकान पे ही खरीदने आते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता है हम पूरा दिन दुकान पर बैठकर मक्खियां मारते हैं? अरे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती हमारे पास। बात करियो कुछ भी। रहने दीजिए, आपको तो कुछ भी समझाना बेकार है। कुएं के मेंढक हो आप लोग, इसी कुएं में कूदते कूदते जीवन बिता लोगे। अरे इसके बाहर भी एक दुनिया है, उससे ये देखोगे या नहीं? देख रानी, तेरी फालतू की बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। खाना निकाल दे। इनके ऊपर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। कोशिश करना बंद नहीं करूंगी। ये ना सही, अपनी जिठानियों को समझाने की कोशिश करती हूँ। उनका भी तो मन करता होगा ना कि उनके पति कोई बड़ा काम करे, और वो भी हाई क्लास औरतों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमे। वैसे भी एक औरत के मन की बात एक औरत ही समझ सकती है। रानी अगले दिन अपनी जिठानी सुमन के पास जाती है। बड़ी भाभी, भैया की परचून की दुकान है। सारी जिंदगी से भैया आटा चावल तोल रहे। क्या यही करते हुए जीवन बीत जाएगा आप लोगों का? अच्छा, घूमने फिरने के बारे में बात कर रही हो क्या? देखो रानी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम घूमो फिरो। हमारी शादी को तो 10 साल हो गए। हमारे पास कहाँ समय है घूमने फिरने का? घर दुकान बच्चे, इसके आगे सोचने के लिए समय ही किधर है? अरे भाभी, बहुत भोली हो आप। मैं घूमने की नहीं, बिजनेस की बात कर रही हूँ। आपकी इच्छा नहीं कि भाई साहब कोई बड़ा काम करे और आप ही मेकअप करके सिठानियों की तरह गल्ला संभालो? अरे क्या तू भी, हमारा खानदानी बिजनेस है। अब और क्या बिजनेस करेंगे हम लोग? थोड़ा घर से बाहर निकलोगी ना तभी जान पाओगी भाभी कि आजकल ऐसी पुरानी बाबा आदम के जमाने की दुकानों से सामान खरीदने का जमाना बीत गया है। अरे अब तो मॉल का जमाना है। कैसा हो अगर हम दुकानों के नहीं लेकिन पूरे मॉल के मालिक बन जाए? अरे बाबा, रहने तू। चल जल्दी जल्दी खाना बना, इनका नाश्ता लेट हो रहा है, दुकान खोलने में देर हो जाएगी। मंजली भाभी, आप ही बताइए, क्या आपको खुशी नहीं होगी अगर सुबह के समय नौकर आकर हमारे मॉल को खोले और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे तो? देवरानी की बातों को अभी तो दोनों जिठानियों ने इनकार कर दिया था, लेकिन रानी की बातों ने उन्हें सोचने के लिए मजबूर जरूर किया था। हमने तो इस राशन की दुकान को ही अपना भाग्य समझ लिया था, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे भी जीवन में तरक्की हो सकती है। छोटी की बातों में दम तो था। अभी तीनों देवरानी जेठानी के मन में मॉल बनाने के आइडिया ने जन्म ही लिया था कि अचानक एक दिन बड़ा बेटा उदास होकर घर लौटता है। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? मां, नुक्कड़ पर राशन की एक नई दुकान खुली है, उसके कारण हमारी बिक्री में अंतर पड़ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी पुरानी छोटी सी दुकानें हैं हमारी, कोई क्यों हमारी दुकान में सामान लेने आएगा? आजकल दिखावे का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। मैं तो कहती हूँ हमारे इस पुश्तैनी मकान को तोड़कर हम एक मिनी मॉल बनाते हैं। इसका नाम रखेंगे प्रतापगढ़ शॉपिंग डेस्टिनेशन, PSD मिनी मॉल। आप देखना पूरे इलाके में सनसनी फैल जाएगी हमारे इस मिनी मॉल से। इधर कोई भी मॉल नहीं है। क्या प्रतापगढ़ के लोगों की इच्छा नहीं होती होगी कि वो भी मॉल जाकर शॉपिंग करे? अरे मॉल क्या ऐसे ही बन जाएगा? जगह चाहिए, उसके साथ बहुत सारा पैसा भी चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? भैया क्यों चिंता करते हो, इतनी बड़ी हवेली है,
हमारे पिताजी के पास भी तो सेविंग्स होगी, सब मिलाकर देखते हैं ना। पगला गए हो क्या? जानते भी हो कितना नाम है हमारा पूरे इलाके में, और वो नाम इन दुकानों के कारण है। सब किए किराए पर पानी मत फिराओ तुम लोग। बाबूजी, आपका जमाना गया, अब नया जमाना है। लोगों के तौर तरीके बदल रहे हैं, हमें नए जमाने के हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए ना, वरना समय के साथ भूल जाएंगे लोग हमें। छोटी ठीक ही तो कह रही है बाबूजी, आपको तो खुशी होना चाहिए कि आपके बच्चे जीवन में तरक्की कर रहे हैं। हमारी तरक्की में रोड़ा तो मत बनिए बाबूजी। बच्चों की बात सुनकर बाबूजी को काफी दुख पहुंचता है। भाग्यवान, तुम्हारे बेटों ने आज मुझे बहुत दुख दिया है। कहते हैं मैं उनकी तरक्की से जल रहा हूं। अरे पूरा जीवन लगाकर ये दुकानें चलाई हैं मैंने। मैं तो बस उनके भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन उन्होंने मुझे गलत समझ लिया। अपने बाबूजी के आशीर्वाद से मैंने एक राशन की दुकान को 2 बना दिया। फिर शेखर के लिए एक कपड़े की अलग से दुकान खुलवाई ताकि इसके भविष्य का इंतजाम हो जाए। तीनों अपना अपना काम करे, कोई लड़ाई झगड़े का मुद्दा ही ना रहे। अरे क्यों चिंता करते हैं आप, कर लेने दीजिए उन्हें अपने मन की। वैसे भी सब उनका ही है, क्या फायदा बच्चे हमारे मरने की कामना करें। पत्नी की बात सुनकर वो अपने बच्चों को अपने घर को मॉल बनाने की परमिशन दे देता है। भैया, इतनी जगह में काम नहीं चलेगा, पड़ोस में प्लॉट खाली पड़ा है, वहां बात चलाते हैं। क्या बात है भाई साहब, पक्का मूड बन गया है क्या आपका खरीदने के लिए? जी हाँ, ऐसा ही समझ लो, लेकिन मालिक से बात नहीं हो पा रही है। अरे आप चिंता न करो, 2 दिन में आपके पास फोन आ जाएगा उनका। प्रभाकर के जाने के बाद मेहरा प्लॉट वाले पड़ोसी से कहता है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आपकी जमीन 2 गुने रेट पर बिकवाने के लिए ग्राहक लेकर आ रहा हूँ। हमारा पड़ोसी प्रभाकर मॉल बना रहा है, अब उसे जमीन कम पड़ रही है। आप बस रेट काटना मत, बाकी मैं संभालूंगा। आपका फायदा होगा तभी तो हमारा भी होगा। मेहरा के समझाने के कारण जमीन का मालिक अब 2 गुने से कम दाम पर जमीन देने को तैयार नहीं था। अंत में अजय, शेखर और अमर को वही जमीन 2 गुने दामों पर खरीदनी पड़ती है। चलो अब जमीन तो ले ली हमने, जल्दी से एक नक्शा तैयार करते हैं और काम शुरू करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बताती हूँ एक अच्छी मॉल में क्या क्या होना चाहिए। आप लोग तो प्रतापगढ़ छोड़कर कभी बाहर निकले ही नहीं, लेकिन मैं तो बहुत से मॉल देख चुकी हूँ। मॉल में लोग शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि शॉपिंग करने आए लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है, इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मॉल में एयर कंडीशन लगाना चाहिए। मॉल के अंदर पैर रखते ही एसी की ठंडक का एहसास होना चाहिए। जो खरीदारी ना भी करने आया हो, यहाँ की ठंडक में रहकर उसका खरीदारी करने का मूड अपने आप ही बन जाए। दूसरी बात, जो दिखता है वही बिकता है। हम अपनी दुकान को जितना अच्छा, सुंदर और यूनिक बनाएंगे, लोगों को यहाँ आने का क्रेज उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात, अपने मॉल में हमें घरेलू सामान, राशन, कपड़े, जूते के अलावा एक छोटा सा फूड कोर्ट भी बनवाना चाहिए। अब घंटों की शॉपिंग के बाद जो भूख लगेगी तो खाने के लिए लोग बाहर क्यों जाए। हम अपने ग्राहकों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे सारे सुझाव अमल में लाने लायक है। अरे नालायक, एक बात तो बताओ, पूरा घर गिरवा दोगे क्या? अरे जो बगल में जमीन ले रहे हो उसमें भी मॉल बना लोगे तो हम रहेंगे क्या? हम क्या गुरुद्वारा जाएंगे? अरे माँ, क्यों चिंता करते हो? नीचे के फ्लोर पर मॉल बनेगा और ऊपर हम लोग सुकून से रहेंगे। कहीं आने जाने का झंझट भी नहीं होगा और अपने मॉल की सेफ्टी की टेंशन भी खत्म। सारी बातें सोचने के बाद तीनों भाई एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से मिलने के लिए जाते हैं और अपने मिनी मॉल के लिए नक्शा बनवा लेते हैं। मॉल का काम शुरू हो चुका था। एक दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ धमकती है। आपके खिलाफ नोटिस आया है, बिना परमिशन के आप इतना बड़ा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अब तो स्टे लगेगा आपके प्रोजेक्ट पर। पुलिस वाले की बात सुनकर तीनों भाइयों के माथे पर पसीना आ जाता है। सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। आप प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत पैसा लग चुका है सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एनओसी के लिए ट्राई करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, बस थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर, हम जो भी प्रोसेस है करने को तैयार है, बस आप सील मत करो। ऑफिसर के साथ मामला सेटल करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए खिलाने पड़ते हैं। अरे बाबूजी, आज तो बर्बादी हो जाते हम लोग। मामला एक बार कोर्ट में गया तो समझो लटक गए हम बरसों के लिए। लाख रुपए गए तो गए, काम तो नहीं रुका। भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। तो मेरी जीवन भर की पूंजी तुम लोगों ने इस मॉल में लगवा दी है। कुछ सोचा है क्या होगा हम सबका भविष्य?
अरे पिताजी भविष्य बनाने के लिए तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। आप देखना, आप भी हम पर गर्व करेंगे कि कितने काबिल बेटे पैदा हुए हैं आपके घर में। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा कि मैं तुम पर गर्व करूंगा या कुछ और। बाबूजी की ना यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कभी भी किसी की खुशी में खुश हो सकते ही नहीं। उन्हें तो बस यही लगता है सब उनके हिसाब से चले तो सही, ना चले तो हम गलत। हमें भी तो अधिकार है ना, हम बड़े सपने देखें, उन्हें पूरा भी करें। क्या अपनी पूरी जिंदगी दुकान के भरोसे ही बिता देंगे हम लोग? मुझे तो सोच सोच के गुदगुदी हो रही है। जब हम बड़ी सी गाड़ी में बैठकर निकलेंगे, लोगों की निगाहें थम जाएगी। मैं तो पहले बता रही हूँ, कांजीवरम साड़ियां पहना करूंगी और घर में काम करने के लिए नौकर लगवाऊंगी। इतने बड़े मॉल की मालकिन बनने के बाद तुम लोगों को पूरा दिन रसोई में खाना बनाकर खिलाऊंगी, ऐसा सोचना भी मत। तुम ऐसा क्यों सोचती हो भाग्यवान? एक बार हमारा मॉल खुल जाए, उसके बाद तुम्हें मेड नहीं बनाकर रखूंगा मैं। तुम्हें बड़ा शौक था ना लंबी लंबी गाड़ियों का। बस ये समझ लो, अब हमारा वक्त आने वाला है। तीनों भाई और उनकी पत्नियां हर गुजरते दिन के साथ सुनहरे सपने बुन रहे थे। मॉल लगभग आधा बन चुका था, तभी एक दिन बड़ा भाई परेशान होकर सभी को बुलाता है। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खर्च पहले ही हो गया है। अभी भी मॉल का काम सिर्फ आधा ही हुआ है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, काम को यहीं छोड़ दे या फिर कहीं से पैसों का इंतजाम करें। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हम तीनों ने दुकान बंद करके ही ये मॉल का काम शुरू किया है। इस समय घर में कोई इनकम भी नहीं आ रही है। ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। बच्चों की स्कूल की फीस, घर की खर्च सब मिलाकर पहले ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समय काम रोकने के बारे में मत सोचिए आप लोग। कुछ भी करके जल्द से जल्द मॉल का काम खत्म करवाइए। रानी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भैया कह रहे हैं वो भी तो सोचने वाली बात है ना। हमारी सारी सेविंग्स, बाबूजी का रिटायरमेंट का रखा हुआ पैसा सब कुछ खर्च हो गया। अब तो सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हैं हम। जब कुछ बड़ा काम करो तो बैंक से ही पैसा लेना पड़ता है। आज के जमाने में किसकी जेब में करोड़ों रुपए रखा है। चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी बात तो कमाई ही कमाई है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ब्याज का भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने में ही हमारी लागत निकल आएगी और फिर उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा होगा। आधा मॉल बन चुका था, अब उसे पूरा कराना मजबूरी थी, इसलिए सभी लोग एक और दांव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंक से 50 लाख का लोन लेकर एक बार फिर से मॉल का काम शुरू हो जाता है। महीनों की मशक्कत के बाद अंत में मॉल बनकर तैयार हो गया था। मॉल का प्रचार करने के लिए रानी और उसके पति ने पूरे शहर में पर्चे छपवाकर बंटवा दिए थे। गली गली में अनाउंसमेंट हो गया था और अब पूरे प्रतापगढ़ में मॉल की चर्चा हो रही थी ओपनिंग के बाद। अरे बहू, तू देख रही है, आज पहला दिन है हमारे मॉल का और कैसे भीड़ मॉल के अंदर आ रही है। ठीक कह रही हो माँ जी, इतने लोग शॉपिंग करने आएंगे तो 6 महीने नहीं बल्कि 2 ही महीने में हमारा सारा लोन उतर जाएगा। बस बहू, नजर ना लग जाए। भगवान ऐसे ही कस्टमर भेजते रहे, उसके बाद तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। घर के बाकी सदस्य भी मॉल में उमड़ रही भीड़ को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉल के अंदर लोग तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई कुछ खरीद नहीं रहा। लोग दुकान में आ रहे हैं, रेट पूछकर बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुकान के अंदर पैर भी नहीं रख रहे हैं, बस बाहर से ही घूम फिर कर फूड कोर्ट में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और कुछ घंटे यहाँ बिताने के बाद चुपचाप मॉल से बाहर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, ये तो होता ही है। मॉल में अगर 1000 लोग आते हैं तो शॉपिंग तो कुछ ही लोग करते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते हैं। आप फिक्र मत करो, जल्दी हमें अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे। छोटे भाई की बात सुनकर बाकी लोगों को थोड़ा संतोष हो जाता है। एक दिन, ये सूट कितने का है? 2000 रुपए सिर्फ। ऐसा सूट आपको बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमने डिजाइनर पीस बनवाए हैं। क्या कहा, 2000 रुपए? चौराहे पर राजन साड़ी वाला ऐसा सूट 1000 में बेच रहा है। आप लोग लूट रहे हो मॉल के नाम पर। इतना कहकर वो औरत वहां से उठकर चली जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन मॉल में अभी भी कोई खास कस्टमर नहीं आ रहे थे। 6 महीने बाद, मैडम, आप लोगों के कहने पर कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। इतना बड़ा आउटलेट खुला लेकिन बिक्री 0 चल रही है। पूरे 6 महीने हो गए, शॉप का किराया तक निकालना मुश्किल हो रहा है। 2 महीने और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपकी शॉप खाली कर देंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? धीरे धीरे ही तो बिजनेस बढ़ता है, ये बात तो आप भी समझते हैं ना। मैडम बुरा मत मानिए, लेकिन इतने छोटे शहर में मॉल खोलने का आपका ये आइडिया फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप है। आज तो क्या, मुझे लगता है आने वाले कई सालों में भी यहाँ के लोग मॉल में सामान खरीदने के लिए नहीं आने वाले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कंपनी ने आपके मॉल में अपना आउटलेट खोलने की परमिशन कैसे दे दी।
एक एक करके सारे दुकानदार मॉल की दुकानें खाली करने की बातें करने लगे थे। ये बेचारे क्या गलत कह रहे हैं। जब दुकान पर खरीदारी नहीं आएगा तो दुकानदार क्या पूरा दिन बैठकर मक्खियां मारेगा। इतने लोग मॉल में घूमने आते हैं, पूरा दिन झमघट लगा रहता है, लेकिन मजाल है जो कोई 1 रुपए की खरीदारी भी कर ले। मुझे तो ऐसा लगता है नास पीटे एसी की ठंडी हवा खाने आते हैं और हवा खाकर चले जाते हैं। ठीक कह रही है माँ जी आप, पर इस मॉल से तो उतनी आमदनी भी नहीं हो रही जितनी हमें अपनी दुकान में सामान बेचकर हो जाया करती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे वो भी भाग गए। अरे बहू, हमारी छोटी छोटी दुकानें थी जहां से बेधड़क लोग छोटे से छोटा सामान ले जाते थे। अब यहाँ के मिडिल क्लास लोग जो 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी खरीदकर काम चलाते थे, वो ये सब खरीदने मॉल तो नहीं आएंगे। मोहल्ले की औरतें चौक बाजार से कपड़े लेने जाती है। ये ब्रांड के महंगे महंगे कपड़े उनकी पहुंच और पसंद से बहुत ऊपर है। माँ जी, हमारी दुकान चाहे खाली पड़ी रहती है, लेकिन फूड कोर्ट तो हमेशा खचाखच भरा नजर आता है। मुझे लगता है रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस बहुत जोर का चल रहा है। आज जाकर उनकी खबर लेकर आती हूँ। अब तो बस उस फूड कोर्ट से ही उम्मीद है। बाकी लोग तो दुकानें खाली करने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है मैडम आप? इस कस्बे के लोग मॉल के लायक ही नहीं है। आपको पता भी है, यहाँ से कुछ खरीद कर नहीं खा रहे हैं, बस एसी की ठंडी हवा में पिकनिक बनाने आते हैं और अपना टिफिन ना साथ बांध कर लाते। यहाँ बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाते हैं, पानी पीकर टॉयलेट का इस्तेमाल करके चलते बनते हैं। दीवाला निकल गया है मेरा तो। जो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है वो भी अनमैरिड कपल से चल रहा है। वो कॉफी वगैरह खरीद लेते हैं, बाकी तो हालत बहुत बुरी है। हो गई तुम लोगों की मॉल खोलने की ख्वाहिश पूरी? अरे ये मॉल चौल बड़े शहरों के चौंचले हैं। यहाँ छोटे से कस्बे में कमाई ही किसके पास है जो इतना महंगा सामान लेने आएगा। बहुत हुई तुम लोगों की मनमानी। अब वो होगा जो मैं कहूंगा। बड़े, कल से मॉल में आने वाले से एंट्री टिकट लिया करो, गेट पर ही चेकिंग करवाओ, खाने की चीजें लाना मना करो ताकि फूड कोर्ट की बिक्री हो। और हाँ, मैंने एक छोटी सी किराए की दुकान का इंतजाम किया है। बड़ा यहाँ मॉल संभालेगा और बाकी दोनों मेरे साथ दुकान में सामान तोलेंगे। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। बेचारे एक बार फिर से दुकान में ग्राहकों को सामान दे रहे थे और इस बार दुकान उनकी अपनी नहीं, किराए की थी।